हेलो स्टूडेंट्स, आशा है बेटा आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। देखिए, पिछली वीडियो क्लिप के अंदर मैंने आपको समावयवता के लिए बताया था, है ना। यानी आज अपन जो टॉपिक लेंगे वो बेटा अपन समावयवता का लेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में बेटा आपको एक बात बोली थी, आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में आपको कुछ समझ में आया, ठीक है, और आपकी काफी कुछ आपको सीखने को मिला, तो बेटा आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। ये थोड़ा पर्सनली बेटा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ना। ये चीजें क्या है, बार बार रिपीट करना थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं समझता, है ना। तो फर्स्ट वीडियो मैंने आपसे बोला था कि अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप फुली सेटिस्फाई है वीडियो देखने के बाद में, तो फिर बेटा आप इस काम को अवश्य करें। तो मुझे जितना प्रोत्साहन मिलेगा तो उतना ही मैं बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको और अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड किया जाए, है ना, प्रोवाइड कराया जाए, है ना। बढ़िया तरीके से अपनी तरफ से अच्छे बेस्ट ट्राई करूंगा इसके लिए मैं, ठीक है। तो चलिए पिछले वीडियो से बेटा अपन थोड़ा आगे चलते हैं। तो मैंने देखिए आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपन इसके अंदर अब अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, समावयवता, जिसको कि बेटा अपन आइसोमरिज्म का नाम देते हैं, ठीक। आइसोमरिज्म बोलते हैं अपन। सबसे बड़ी चीज तो ये देखिए, समावयवता की परिभाषा क्या होती है। पहले तो ये थोड़ा आपको आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक है, अणुसूत्र समान होते हैं किंतु गुण भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को समावयवता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तो बेटा आपकी समावयवता की परिभाषा हुई। अब देखिए अपन क्या कहते हैं कि एल्डिहाइड जो होते हैं, अब मेरी बात को थोड़ा आप अच्छी तरीके से सुने, ठीक है ना। और जो मैं अब समझा रहा हूं उस चीज पे बेटा आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं आपके, वो मुख्य रूप से श्रृंखला और क्रियात्मक, इन दो समावयवताओं को दर्शाते हैं, ध्यान रखिए। यानी कि इनके अंदर स्थिति समावयवता नहीं पाई जाती है, पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं पाई जाती, ध्यान रखिए। क्यों नहीं पाई जाती? तो उसका रीजन होता है कि जितने भी टर्मिनल ग्रुप होते हैं वो कभी भी पोजीशन आइसोमरिज्म को शो नहीं करते। इस चीज को बेटा आप ध्यान रखिए, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, ध्यान रखिए इस चीज को, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए आप कि जितने भी टर्मिनल ग्रुप होते हैं जो कि हमेशा श्रृंखला के अंतिम सिरे पर आते हैं, वो समूह कभी भी स्थिति समावयवता को नहीं दर्शाते। जैसे कि आप एल्डिहाइड को ले लें, साइनाइड को ले लें, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ले लें आप, तो ये समूह बेटा कभी भी आपकी पोजीशन आइसोमरिज्म को शो नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, है ना। तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं आपके, वो श्रृंखला और क्रियात्मक, इन दो समावयवताओं को दर्शाते हैं। लेकिन सक्रिय वेलर एल्डिहाइड, अच्छी तरह सुने मेरी बात को आप, सक्रिय वेलर एल्डिहाइड, यह जिसको बेटा अपन आईयूपीएसी नाम देते हैं, 2 मेथिल ब्यूटेनल, यह जिसको अपन व्युत्पन्न नाम देते हैं एथिल मेथिल एसीट एल्डिहाइड,
ये जो यौगिक होता है आपका, वो बेटा आपका प्रकाशिकी समावयवता को दर्शाता है। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। यानी एल्डिहाइड श्रेणी का ये वो सदस्य है जो कि प्रकाशिकी समावयवता को दर्शाता है, जिसको कि बेटा अपन सक्रिय वेलर एल्डिहाइड का नाम देते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखिए अपन बात करते हैं इसमें कि श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, ठीक है। श्रृंखला समावयवता का मतलब होता है आप ऐसे दो यौगिक लें, यानी ऐसे दो एल्डिहाइड लें जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन श्रृंखलाएं भिन्न हो। यानी जब आप श्रृंखला का चयन करते हैं तो श्रृंखला में परिवर्तन होना चाहिए। तो निश्चित है वो दोनों ये जो यौगिक होंगे आपके, वो बेटा आपके चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, श्रृंखला समावयवी कहलाएंगे। जैसे कि देखें, सपोज मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो उससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए, देखो एग्जांपल से क्लियर ज्यादा करना, रटने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। जैसे कि मान लीजिए अपन 4 कार्बन का एल्डिहाइड लें, है ना। तो 4 कार्बन को देखिए नॉर्मल कंडीशन में लिखें अगर अपन, तो देखो ये संरचना आएगी इस तरीके से। इसको बेटा अगर अपन नाम दें तो ब्यूटेनॉल, समझ गए होंगे आप ब्यूटेनॉल कैसे आया। श्रृंखला में देखो आप 4 कार्बन, ठीक, और 4 कार्बन का बोलो एल्कीन कौन सा होगा, ब्यूटेन। और एल्डिहाइड श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है, एल। तो ब्यूटेन प्लस एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसी को आइसो के फॉर्म में चेंज कर दूं, तो आइसो की फॉर्म में देखिए इस संरचना को बेटा अपन इस तरीके से लिखेंगे। ये देखो, ये इसका आइसो फॉर्म, ये देखो। इसके अंदर जब अपन श्रृंखला को लेते हैं तो इस तरीके से चेन आएगी 1 2 3। ये देखो बेटा आपकी साइड चेन, जिसको कि बेटा अपन बोलते हैं मेथिल। किस कार्बन पर, ये दूसरे पर। तो पहले बेटा अपन लिखेंगे 2 मेथिल, ठीक। उसके बाद देखिए बेटा आप, चेन में कितने कार्बन है, 3, प्रोपेन प्लस एल, तो प्रोपेनल। तो इसका मतलब देखिए इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनल। यानी देखिए दोनों ही यौगिकों का अणुसूत्र देखिए आपका समान है। दोनों ही देखो यौगिकों के अंदर कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 8 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। यानी दोनों ही देखो आपके एल्डिहाइड है। यहां अगर आप देखें तो इसके देखिए श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 4। लेकिन अगर आप इस संरचना में देखें तो फिर देखिए आप श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है, 3। कंसेप्ट अपना क्या कहता है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन श्रृंखलाएं भिन्न होती हैं, उनको बेटा अपन श्रृंखला समावयवी का नाम देते हैं, ध्यान रखिए। अब चूंकि ये दोनों ही यौगिक हैं, इन दोनों के देखिए बेटा अणुसूत्र तो समान है, लेकिन जैसे अपन श्रृंखला का चयन करते हैं तो इसमें श्रृंखला आती है 4 कार्बन की और इसमें श्रृंखला आती है 3 कार्बन की। इसका मतलब है कि ये दोनों यौगिक आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, श्रृंखला समावयवी का नाम देंगे इनको अपन, ठीक है। ब्यूटेनॉल और 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ये दोनों यौगिक आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। इससे अगले देखिए
समावयवता होगी आपकी अब क्रियात्मक समावयवता, क्योंकि स्थिति तो दर्शाते ही नहीं है ना, क्योंकि ये आपका एल्डिहाइड है वो टर्मिनल ग्रुप है, तो इसलिए श्रृंखला के बाद में अगली आएगी बेटा आपकी क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमरिज्म, क्रियात्मक समावयवता। ठीक, आपको देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस के अंदर ये आपको समझा दिया था कि क्रियात्मक समावयवता का मतलब होता है जब आप एक ही अणुसूत्र के द्वारा एक से अधिक क्रियात्मक समूहों को व्यक्त करते हैं, तो वे यौगिक आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। और इस गुण को बेटा अपन क्रियात्मक समावयवता के नाम से जानते हैं। यानी अणुसूत्र आपका एक ही होगा, लेकिन उस एक ही अणुसूत्र के द्वारा अपन दो क्रियात्मक समूहों को व्यक्त कर देंगे, ध्यान रखिए। तो वो दोनों यौगिक आपस में एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाएंगे। जैसे कि देखें, अपन क्या कहते हैं कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक कौन होता है? कीटोन। इसका मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स इन दोनों को बेटा अपन एक ही अणुसूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जो मैंने आपको देखो पिछली वीडियो में भी समझाया था, ध्यान हो अगर आपको 2-3 वीडियो पहले समझाया था, है ना, कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं आपके, वो बेटा आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, श्रृंखला समावयवी होते हैं। जैसे कि देखें, अगर मैं ये एग्जांपल लूं C3H6O, ये देखो एक अणुसूत्र हो गया आपका। अब इससे देखिए बेटा आप एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन भी बनेगा, यानी एक ही अणुसूत्र के द्वारा अपन एल्डिहाइड को भी बनाएंगे और कीटोन को भी बनाएंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों यौगिक आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर। तो अगर देखिए 3 कार्बन का अपन एल्डिहाइड बनाए, तो देखो 3 कार्बन का एल्डिहाइड होगा आपका ये देखो बेटा आप, ठीक, इसको बेटा अपन नाम देंगे प्रोपेनेल। ठीक, 3 कार्बन तो प्रोपेन प्लस एल, ये तो देखो एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एल्डिहाइड समूह। और इसी से देखो अपन कीटोन को बनाते हैं, तो बेटा ये हो गया देखो आपका कीटोन, जिसको कि बेटा अपन एसीटोन का नाम देते हैं। ये देखो, ये हो गया बेटा आपका कीटोन समूह। ये देखिए, यानी दोनों में देख लीजिए आप, स्पष्ट है। देखो, ये तो है आपका एल्डिहाइड समूह और ये है बेटा आपका कीटोन समूह। दोनों क्रियात्मक समूह एक दूसरे से भिन्न हो गए, लेकिन अगर आप इन दोनों का अणुसूत्र देखेंगे तो देखो आपका एक ही आएगा, यानी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि एक ही अणुसूत्र के द्वारा अपन ने एल्डिहाइड को भी व्यक्त किया और कीटोन को भी व्यक्त किया। इट मीन एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो बेटा आपस में एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब एक ही अणुसूत्र के द्वारा, मेरी बात को ध्यान से सुना अब आप, कि जब एक ही अणुसूत्र के द्वारा एक से अधिक क्रियात्मक समूहों को व्यक्त किया जाता है, तो वे यौगिक आपस में एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं, तथा इस गुण को क्रियात्मक समावयवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आप नीचे लिखेंगे जैसे प्रोपेनेल तथा एसीटोन आपस में एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं।
ठीक है, उसके बाद आप इस एग्जाम्पल को लिख देंगे। ठीक है, तो ये बेटा आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड के क्रियात्मक समावेशी कौन होते हैं? कीटोन्स। ठीक है, जैसे एसिड के होते हैं एस्टर, एल्कोहल के होता है ईथर, इसी तरीके से बेटा एल्डिहाइड का होता है कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो बेटा आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, क्रियात्मक समावयवी होते हैं। ठीक, अगला देखिए, फिर मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड श्रेणी का एक सदस्य जो होता है वो बेटा आपका प्रकाशिकी समावयवता को दर्शाता है, और उसका बेटा बेटा मैंने आपको नाम बताया था सक्रिय वेलर एल्डिहाइड, या बेटा जिसको आप आईयूपीएसी नाम देते हैं 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, और व्युत्पन्न नाम देते हैं अपन एथिल मेथिल एसीट एल्डिहाइड। ध्यान रखिए, ये बेटा इसका व्युत्पन्न नाम होगा। और संरचना को अगर आप देखें तो देखो, मैं अभी आपको तीनों नामों को क्लियर कर देता हूं, है ना। तो देखो, अगर इसकी संरचना देखें अपन, तो इसकी बेटा देखो संरचना होती है ये देखो, इसका देखिए मैंने अभी आपको नाम बताया था सक्रिय वेलर एल्डिहाइड। पहली बात तो ध्यान रखिए, सक्रिय शब्द का अपन ने यूज क्यों किया? क्योंकि ये यौगिक आपका प्रकाशिकी समावयवता को दर्शाता है, और जो यौगिक बेटा आपके प्रकाशिकी समावयवता को दर्शाते हैं उनके नाम के प्रारंभ में अपन सक्रिय शब्द को लगा देते हैं, है ना। जहां भी आपके सक्रिय शब्द आपको लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे सक्रिय वैलेरिक अम्ल, तो तुरंत आप समझ जाइए कि वो यौगिक आपका प्रकाशिकी समावयवता को दर्शाएगा। ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा सक्रिय वेलर एल्डिहाइड, इसका मतलब है कि ये एल्डिहाइड आपका प्रकाशिकी समावयवता को दर्शाएगा। ठीक है, ये नाम कैसे आया? देखो, उसका मैं आपको एक कारण बता देता हूं। तो ये जो आपका समूह होता है बेटा आपका, ये इस समूह को बेटा अपन सक्रिय वेलर बोलते हैं। ध्यान रखिए, 5 कार्बन है तो वेलर शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सक्रिय वेलर। क्रियात्मक समूह कौन सा है इसमें? एल्डिहाइड। तो सक्रिय वेलर प्लस एल्डिहाइड, तो बेटा पूरा नाम क्या आ जाएगा? सक्रिय वेलर एल्डिहाइड। इस तरीके से बेटा इसका नाम आएगा। ठीक है, समझना अच्छी तरीके से, रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये चीज बेटा मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि देखिए, आपको रटना नहीं है, समझने पे ध्यान दें, कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दें आप, है ना। और अगर देखिए मैं बेटा इसका आईयूपीएसी नाम लिखूं, तो आईयूपीएसी में अपन क्या कहते हैं कि हमेशा ऐसी श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। ध्यान रखिए, अपन ऐसी श्रृंखला का चयन करते हैं। इसका मतलब देखिए, अगर अपन इस यौगिक के अंदर श्रृंखला यूं लें, तो देखो इस श्रृंखला में आएंगे 3 कार्बन, लेकिन अगर बेटा अपन इस श्रृंखला के स्थान पर इसके अंदर देखिए इस तरीके से श्रृंखला को ले, गौर करना आप, यानी इस श्रृंखला को देखो बेटा, अगर अपन यूं ले लें, तो अब देखो इसमें कार्बन की संख्या 4 हो जाएगी। यूं, यानी जब अपन ने देखिए स्ट्रेट चेन को लिया था तो कार्बन की संख्या कितनी थी? 3। लेकिन इसी को अगर अपन चेन को यूं ले जाएं
तो फिर देखो इस चेन के अंदर कार्बन कितने आ जाते हैं, 4। IUPAC रूल्स में अपन क्या कहते हैं कि हमेशा ऐसी श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो। तो निश्चित है बेटा, देखिए अपन इस श्रृंखला का चयन करेंगे और यहां से बेटा अपन अंकन करेंगे इस तरीके से। ठीक, ये देखो आपकी साइड चेन, इसको बेटा अपन नाम देंगे मैथिल। किस कार्बन पर है, दूसरे पर। पहले लिखेंगे बेटा अपन 2 मैथिल। ठीक, अब देखिए चेन में कितने कार्बन है आपके, 4। तो ब्यूटेन, और इसका सफिक्स क्या होगा आपका, एल। तो ब्यूटेन प्लस एल, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ब्यूटेनल। इसका मतलब देखिए इसका IUPAC नाम क्या आ जाएगा, 2 मैथिल ब्यूटेनल। ठीक है, अब देखिए अगर अपन इसका व्युत्पन्न नाम देखें, डिराइव नेम, तो उसके लिए देखो बेटा अच्छी तरीके से ध्यान देना। मैंने आपको देखिए पहले भी बताया था कि ये जो संरचना होती है, इस संरचना को बेटा अपन एसीट एल्डिहाइड का नाम देते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, अब इस संरचना को देखिए अपन इस संरचना से कंपेयर करें, तो देखो अपन ने इसके स्थान पे, H के स्थान पे तो क्या लगा दिया, यहाँ CH3। ठीक, ये H देखो आपका कॉमन है, इस H के स्थान पर देखो अपन ने जोड़ दिया ये समूह, यानी कि CH2 और ये CH3, यानी कि इस समूह को जोड़ दिया। और इस समूह को बेटा अगर अपन बंद कर दें तो बोलो ये हो जाएगा C2H5। तो यानी देखिए एक हाइड्रोजन को हटा के तो अपन ने क्या जोड़ दिया, मैथिल समूह, और एक हाइड्रोजन को हटा करके अपन ने क्या जोड़ दिया, एथिल समूह। ठीक है, किसके ऊपर जोड़ा, एसीट एल्डिहाइड के ऊपर। तो एथिल मैथिल एसीट एल्डिहाइड। अब देखिए हो सकता है कि देखिए बेटा आप में से कोई बच्चा ये पूछना चाहे कि सर इसको अपन मैथिल एथिल एसिटाल्डिहाइड भी लिख सकते हैं क्या। तो फिर बेटा आपको ये ध्यान रखना है, पद्धति आपकी कोई सी भी हो, चाहे वो IUPAC हो चाहे वो व्युत्पन्न हो, नाम जो लिखा जाता है वो बेटा हमेशा अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। तो इसमें 2 साइड चेन है, एक तो है आपकी एथिल और दूसरी है बेटा आपकी मैथिल। अल्फाबेटिकली अगर अपन अरेंज करें तो एथिल अपना पहले आएगा और मैथिल बेटा अपना बाद में जाएगा, क्योंकि एथिल की जो स्पेलिंग होगी वो ई से स्टार्ट होगी और मैथिल की जो स्पेलिंग है वो बेटा आपकी एम से स्टार्ट होगी। तो अल्फाबेटिकली अगर दोनों को अरेंज किया जाए तो एथिल आपका पहले लिखा जाएगा और मैथिल बेटा आपका बाद में लिखा जाएगा। तो इसलिए अपन कहते हैं कि एथिल मैथिल किस पे जोड़ा, एसीट एल्डिहाइड। तो व्युत्पन्न नाम क्या बन जाएगा, एथिल मैथिल एसीट एल्डिहाइड। ये बेटा इसका व्युत्पन्न नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए इसका बेटा तीसरा नाम बन जाएगा आपका एथिल मैथिल एसीट एल्डिहाइड ये देखो तीनों नाम आपके हो गए, है ना। फर्स्ट नेम तो आपका क्या हुआ, सक्रिय वेलर एल्डिहाइड। दूसरा नाम बेटा आपका क्या हुआ, 2 मैथिल ब्यूटेनल। और तीसरा नाम बेटा आपका क्या हुआ, एथिल मैथिल एसीट एल्डिहाइड। यानी इस यौगिक के देखिए
3 नाम हो गए आपके। मैं बार बार आपको मैं बोल रहा हूं इस चीज को कि जब भी आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं तो बेटा आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है। प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन सकती है, यानी कोई अगर आपको एक फॉर्मूला लिख करके दे दिया जाए तो उसके आपकी क्या क्या संभावनाएं बन जाती हैं नाम की, ध्यान रखिए। क्योंकि कभी कभी वो दे देता है कि विच नेम इज इनकरेक्ट इन फेवर ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, यानी एक संरचना देता है और फिर आपसे कहता है कि इस दी गई संरचना के संदर्भ में असत्य नाम होगा या गलत नाम होगा, है ना। विच नेम इज इनकरेक्ट इन फेवर ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, इस तरीके से। तो फिर उस कंडीशन में आपके सारे सिस्टम आपको क्लियर होने चाहिए, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका नाम कौन सा गलत है और कौन सा सही है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, तो अभी देखो अगर आपने 11th क्लास को अच्छी तरीके से क्लियर किया हो तो देखो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है वो बेटा बच्चे मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखें, तो धीरे धीरे करके 11th क्लास की सारी चीजें उनको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो बेटा जिन्होंने 11th क्लास में नोमेनक्लेचर को क्लियर नहीं किया हो और वो सोचते हो कि सर बार बार 11th क्लास का रिपीट करते हैं, 11th क्लास के लिए बोलते हैं। तो बेटा मैं इसलिए बोलता हूँ कि हो सकता है, देखो जिन बच्चों को जानकारी में है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जिनको जानकारी में नहीं है वो बेटा मेरे वीडियोस को कंटिन्यू जरूर देखें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे का बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखिए, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो 11th क्लास के कोई भी अगर आपके ड्रॉबैक्स होंगे, कोई भी आपकी जो कमियां होंगी, वो धीरे धीरे करके अपने आप आपसे रिमूव होती चली जाएंगी, ध्यान रखो, ठीक है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। जैसे कि देखो, सपोज मान के चलिए अगर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दे दी जाए, ठीक है। अब गौर करना, तो देखो अभी आपकी समझ में आ जाएगा अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा कि ये संरचना है, इसके बेटा देखिए अपन 3 नाम दे सकते हैं, ध्यान रखिए। अगर अपन रूढ़ नाम की बात करें तो इस संरचना को बेटा अपन नियोपेंटीन के नाम से जानते हैं। इस संरचना को क्या नाम देते हैं? नियोपेंटीन, ध्यान रखिए। और अगर अपन देखिए इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो ये देखो श्रृंखला 1 2 3, ये देखो 2 साइड चेन, दोनों ही देखो मैथिल, और दोनों ही मैथिल देखो दूसरे कार्बन पर है, तो 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन, ये हो जाएगा बेटा इसका दूसरा नाम, ध्यान रखिए, यानी कि आईयूपीएसी नेम। पहला नाम क्या था? नियोपेंटेन, रूढ़ नाम जिसको अपन बोलते हैं। अब अपन ने क्या लिखा? 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन, ये हो गया बेटा इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। और अगर देखिए इसका अपन व्युत्पन्न नाम लिखें तो देखो ये जो संरचना होती है इसको बेटा अपन मेथेन का नाम देते हैं। अपन ने क्या किया कि इसकी जो चारों वैलेंसीज हैं, इन चारों वैलेंसीज पर देखिए अपन ने मैथिल समूह को जोड़ दिया इस तरीके से, तो देखो ये संरचना आ गई। इसका मतलब है कि इस मीथेन स्ट्रक्चर में अपन ने क्या चेंज किया, इसकी चारों वैलेंसीज पर अपन ने मैथिल समूह को जोड़ दिया। कितने मैथिल समूह को जोड़ा? 4। 4 के लिए बेटा प्रीफिक्स क्या लगाते हैं अपन? टेट्रा। तो टेट्रा मैथिल किस पे जोड़ा? मीथेन। इट मींस टेट्रा मैथिल मीथेन, ये बेटा इस संरचना का व्युत्पन्न नाम होगा, डिराइव नेम जिसको अपन बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो देखो इस संरचना के आपके 3 नाम हो गए, एक तो नियोपेंटेन, दूसरा हो गया बेटा आपका 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, और तीसरा हो गया आपका टेट्रा मैथिल मीथेन, ये बेटा इसका तीसरा नाम हो गया, ठीक है।
इससे आगे आपकी बेटा इसमें प्रिपरेशंस स्टार्ट होंगी, बनाने की विधियां एल्डिहाइड और कीटोन्स की, ठीक है। उनको अवश्य आप वॉच करें, देखें। नेक्स्ट वीडियो को मैं बहुत जल्दी डालूंगा क्योंकि आगे प्रिपरेशन स्टार्ट होंगी। अब थोड़ा स्पीड ले चलूंगा मैं, ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखना ना भूलें, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी बेटा, और थोड़ा सा अपन स्पीड लेकर आएंगे अब, ठीक है। और प्रिपरेशन आपको एक ही बार में समझते आ जाएंगे, चली जाएंगी। बस थोड़ा सा वीडियो को तसल्ली से देखें और समझें, ठीक है। आज इतना ही काफी है। ओके।